पूजा और कनिका की शादी एक ही घर में एक ही दिन हुई थी। पूजा गरीब घर से थी तो वहीं कनिका बहुत अमीर थी। शादी के बाद जब सावन का महीना आता है तो गंगा अपनी दोनों बहुओं के लिए खास इंतजाम करती है। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मेरे घर में एक साथ दो दो लक्ष्मी आई हैं। आओ मेरी बहुओं, अपने शुभ कदमों से इस घर को पवित्र कर दो। पूजा और कनिका दोनों घर के अंदर आती हैं। गंगा दोनों पर फूलों की वर्षा करती है। इस घर में तुम दोनों का स्वागत है। गंगा दोनों बहुओं को उनका कमरा दिखाती है। तुम दोनों अपने अपने कमरे में आराम करो। पार्लर वाली दीदी ने मेरे बालों में कितने पिन घुसा रखे हैं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सारे पिन खोल देती हूँ, मेरे बालों को थोड़ा आराम मिलेगा। पूजा अपने बालों से सारे पिन खोल देती है। पिन खोलते ही उसके बाल जमीन को छूने लगते हैं, क्योंकि पूजा के बाल बहुत ही लंबे थे। वो अपने लंबे बालों को खोलकर पंखे के नीचे बैठी थी। उसी समय महिलाएं मुंह दिखाई की रस्म के लिए उसके कमरे में आती हैं। पूजा के लंबे बालों को देखकर सभी बातें करने लगती हैं। गंगा की छोटी बहू के बाल तो बिल्कुल नागिन जैसे लंबे हैं। देखो तो कितने सुंदर लग रहे हैं। गंगा चुनकर बहू लाई है। इसके लंबे बालों ने इसकी सुंदरता पर चार चांद लगा दिए। पूरे मोहल्ले में इतने लंबे बाल किसी के नहीं है। महिलाओं ने पूजा का नाम लंबे बालों वाली बहू रख दिया। लंबे बालों की वजह से पूजा को मुंह दिखाई में कनिका से ज्यादा पैसे और उपहार मिलते हैं। इन गंवार औरतों ने उस गरीब पूजा को मुझसे ज्यादा उपहार और पैसे दिए हैं। लेकिन इन्हें क्या पता, कबाड़ का लोहा कबाड़ ही होता है और हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है। दूसरे दिन दोनों बहुओं की पहली रसोई थी। पूजा और कनिका, आज तुम दोनों की पहली रसोई है। तुम दोनों के हाथ का बना खाना खाने के लिए मोहल्ले की औरतें भी आ रही हैं, इसलिए ज्यादा खाना बनाना। पूरे मोहल्ले भर की औरतें आ रही हैं, तब तो हम दोनों सारा दिन खाना बनाती रह जाएंगी। शादी से 4 दिन पहले ही मैंने फेशियल और हेयर ट्रीटमेंट कराया था। मैं आपके पास इतनी देर खड़ी रही तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। कनिका भाभी, आप बस खाने को हाथ लगा देना, सारा खाना मैं बना लूंगी। हाँ, लेकिन जरा अपने बालों को संभाल कर खाना बनाना। मेहमानों की थाली में अगर एक भी बाल दिख गया तो फिर कोई तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएगा। कनिका दीदी, इसीलिए तो मैंने जूड़ा बना लिया है। खाने में बाल गिरने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तुम दोनों बहस करना बंद करो और जल्दी से खाना बनाना शुरू करो। मेहमान आते ही होंगे। ठीक है माँ जी। पूजा और कनिका दोनों खाना बनाना शुरू करती हैं। कनिका 2 पूरियां तलकर अपने कमरे में चली जाती है। ओह गॉड, मुझसे आग के पास अब और नहीं खड़ा हुआ जाएगा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। खाना बन जाए तो मेरे लिए वहीं लेती आना। ठीक है दीदी। पूजा फटाफट सभी मेहमानों के लिए खीर पूरी बनाती है और सबको खाना खिलाती है। मान गए पूजा बहू, तुम्हारे हाथों में जादू है। इतनी जल्दी तुमने इतने सारे लोगों के लिए खाना तैयार कर दिया, वो भी इतना स्वादिष्ट। पिताजी, ये खाना मैंने अकेले नहीं तैयार किया है। कनिका भाभी ने भी मेरा हाथ बटाया है। लेकिन कनिका है कहाँ? वो अपने कमरे में है। वहीं खाना भिजवाने को कहा है, मैं उन्हें खाना देकर आती हूँ। पूजा सभी को खाना खिलाती है। सारे मेहमानों के चले जाने के बाद वो खुद खाना खाने बैठती है, जिसके बाद वो रसोई में जाकर जूठे बर्तन धोने लगती है। तभी वहाँ कनिका आती है। देखा भाभी, खाने में एक भी बाल नहीं निकला ना? हाँ, आज तो खाने में एक भी बाल नहीं निकला, लेकिन ध्यान रहे कभी ऐसा ना हो कि खाने में तुम्हारे लंबे बाल ही नजर आए। ऐसा नहीं होगा भाभी, मेरे बाल बहुत मजबूत है। कनिका मन ही मन सोचती है, मैं हर महीने पार्लर जाकर हजारों रुपए के हेयर ट्रीटमेंट कराती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बाल पूजा के बालों की तरह लंबे और सुंदर नहीं है। और एक ये पूजा है कि अपने लंबे बालों पर इतराती फिरती है। मैं अगले हफ्ते अपने बालों की रिबॉन्डिंग कराऊंगी। मेरे बाल लंबे ना से खूबसूरत तो बहुत लगेंगे। अगले हफ्ते कनिका अपने पति नितिन से 10,000 रुपए मांगती है। 10,000 रुपए? लेकिन तुमने तो शादी से पहले ही अपना हेयर ट्रीटमेंट कराया था ना। देखो ना नितिन, पूजा के बाल कितने लंबे और सुंदर हैं। सब उसकी तारीफ करते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि मेरे बाल भी सुंदर दिखे? कनिका, पूजा गरीब घर से आई है। वो अपने बालों पर महंगा हेयर ट्रीटमेंट तो दूर, महंगी शैम्पू तक नहीं लगा पाती होगी। उसके बाल नेचुरली लंबे और सुंदर हैं, और ये सब हेयर ट्रीटमेंट कराने से बाल खराब हो जाते हैं। नितिन, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मुझे माँ जी से मांगना पड़ेगा। नहीं, माँ से मत मांगना। ये लो 10,000 रुपए। थैंक यू। अब आप ऑफिस जाते समय मुझे ब्यूटी पार्लर ड्रॉप कर देना। नितिन कनिका को ब्यूटी पार्लर ड्रॉप कर देता है, जहाँ वो अपना हेयर रिबॉन्डिंग करवाती है। कनिका पार्लर से घर लौटती है तो वो देखती है कि घर में पंडित जी आए हुए हैं और पूजा पंडित जी को चाय नाश्ता परोस रही है। कनिका बहू, तू आ गई, आ बैठ, मुझे तुम दोनों से बातें करनी है। क्या बात है माँ जी, घर में कोई पूजा है क्या? नहीं, अगले हफ्ते सावन का महीना शुरू होने वाला है।
हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले सावन पर घर की नई बहुओं का अच्छी तरह मान सम्मान किया जाता है। उन्हें उनके पसंद के तोहफे दिए जाते हैं। पंडित जी पतरा देखकर बताएंगे कि सावन का वो कौन सा शुभ दिन है जिस दिन तुम दोनों को उपहार दिया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। मैं अपनी पसंद की चीजों की एक लिस्ट तैयार कर लेती हूँ। पंडित जी शुभ मुहूर्त निकाल कर गंगा को बताते हैं। वहीं कनिका भी अपनी पसंद की चीजों की एक लिस्ट बनाकर गंगा को दे देती है। पूजा बहू, तुझे उपहार में क्या चाहिए? माँ जी, मुझे उपहार में कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि उस दिन सावन की पहली बारिश हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। दूसरे दिन गंगा बाजार जाकर कनिका के लिए उपहार और अपनी दोनों बहुओं के लिए नए कपड़े खरीदती है। सावन में दोनों बहुएं हरे रंग की साड़ी पहनेंगी तो कितनी अच्छी लगेंगी। दोनों के लिए हरे रंग की चूड़ियां ले लेती हूँ। गंगा अपनी दोनों बहुओं के लिए हरे रंग की साड़ी और हरे रंग की चूड़ियां खरीदती है। सारी शॉपिंग करने के बाद गंगा घर आती है। गंगा, बहुओं के सावन की तैयारी हो गई? हाँ, हो गई जी। ये देखिए, मैं अपनी दोनों बहुओं के लिए हरे रंग की साड़ी और हरे रंग की चूड़ियां लाई हूँ। सच में दोनों बहुओं के घर आने से ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में बहार आ गई हो। अगले हफ्ते ही दोनों का पहला सावन सेलिब्रेट करना है, तो मेहंदी वाली को घर बुलाकर दोनों के हाथों में मेहंदी लगवा दो। ठीक याद दिलाया आपने। मैं कल ही मेहंदी वाली को फोन करके बुला लेती हूँ। दूसरे दिन गंगा मेहंदी वाली को फोन करके घर बुलाती है और अपनी दोनों बहुओं के हाथों में मेहंदी लगवाती है। मेहंदी लगवाते समय बार बार पूजा के बाल खुल रहे थे। पूजा भाभी, सावन आने से पहले ही आपकी जुल्फों ने बादल कर दिया है। इन्हें संभाल लो, नहीं तो आपकी मेहंदी खराब हो जाएगी। रुक जा पूजा, तू मेहंदी लगवा, मैं तेरे बाल समेटती हूँ। इसके बाल हैं ही इतने लंबे और खूबसूरत, बिल्कुल सावन की घटा की तरह। एक बार फिर पूजा के लंबे बालों की तारीफ सुनकर कनिका जल भुन जाती है। माँ जी, भले ही पूजा के बाल बहुत लंबे हैं और मेरे बाल छोटे, लेकिन मेरे बाल पूजा के बालों से ज्यादा खूबसूरत, सिल्की और शाइनी है। हाँ हाँ कनिका बहू, तेरे बाल भी बहुत सुंदर हैं। तुम दोनों के बालों की अपनी अपनी अलग अलग खूबसूरती है। मेहंदी लगवाने के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। उस दिन गंगा सबके लिए खाना बनाती है। रात में जब सभी लोग खाने की टेबल पर इकट्ठा होते हैं, माँ जी, सावन के प्रोग्राम से पहले मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। मैं अपने बालों को कर्ल करवाऊंगी। उस दिन फोटोशूट भी तो होगा ना, तो मेरे बाल सुंदर दिखने चाहिए। कनिका, तुमने पिछले हफ्ते ही अपने बालों की रीबॉन्डिंग करवाई है, अब तुम्हें अपने बाल कर्ल करवाने हैं। तुम पूजा से कुछ सीखती क्यों नहीं हो कि बालों की कैसे केयर करनी चाहिए? मुझे पूजा से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ बहू, तू उस दिन पार्लर जाकर अपने बाल कर्ल करवा लेना। गंगा की दोनों बहुएं अपने पहले सावन को लेकर काफी एक्साइटेड थी। कनिका सुंदर दिखने के लिए खूब पैसे खर्च कर रही थी, तो वहीं पूजा बस भगवान से यही मिन्नत कर रही थी कि उस दिन बारिश हो जाए। 2 दिन के बाद हफ्ता खत्म हो जाता है और सावन के प्रोग्राम का दिन भी आ जाता है। गंगा की दोनों बहुएं सज धज कर तैयार हो जाती हैं। कनिका बहू, ये उपहार तुम्हारे लिए, और पूजा बहू, ये तुम्हारे लिए। फोटोग्राफर सारे प्रोग्राम की फोटोशूट कर रहा था। उसी समय जोर जोर से बादलों के गरजने की आवाज आने लगती है। लगता है बारिश आने वाली है। बारिश आने वाली नहीं, बल्कि बारिश आ गई है। सावन की पहली बारिश, मुझे इसी दिन का इंतजार था। पूजा भागकर छत पर जाती है और जूड़ा खोलकर अपने लंबे बालों को छत से लटका देती है और सावन की पहली बारिश में अपने बाल धोने लगती है। पूजा के पीछे पीछे सारा परिवार छत पर जाता है। फोटोग्राफर पूजा का फोटोशूट करने लगता है। ये तू क्या कर रही है पूजा बहू, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ जी, बचपन से मेरा सपना था कि मैं सावन की पहली बारिश में अपने लंबे बाल धोऊं। मेरे मायके में छत न होने के कारण सावन की पहली बारिश में मैं कभी अपने लंबे बालों को धो ही नहीं पाई। कनिका देखती है कि पूजा बच्चों की तरह मचल मचल कर बारिश में अपने बाल धो रही है और खूब एंजॉय कर रही है। वो मन ही मन सोचती है, मुझसे अच्छी तो पूजा है, ये अपनी जिंदगी खुलकर जीती है। इसे इस बात का डर नहीं है कि बारिश में धोने से बाल खराब हो जाएंगे। बस फिर क्या था। कनिका पूजा के पास जाती है और वो भी सावन की पहली बारिश में अपने बाल धोने लगती है। सुमन नाम की एक औरत थी। वो खुशी खुशी अपने बेटे और पति के साथ रह रही थी। बचपन से ही सुमन के घने काले लंबे बाल थे जो कि उसके घुटने तक आते थे। उसका आधा समय उन्हें संवारने में ही निकल जाता था। उसे अपने लंबे घने बालों का बहुत घमंड था। सुमन का बेटा रोहन जब बड़ा हो जाता है तो वो एक अच्छी नौकरी करने लगता है। उसकी शादी एक ऐसी लड़की से होती है जिसकी अपनी सास की तरह ही लंबे बाल थे। आइए अब देखते हैं कि कैसे लंबे बालों वाली सास बहू एक साथ रहेंगी।
एक दिन शाम के समय जब सुमन अपने बालों में नारियल का तेल लगा रही थी, उसकी पड़ोसन चंपा वहां आ जाती है और सुमन से कहती है, अरे सुमन, कब तक ये अपने बाल ही संवारती रहेगी? अरे अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, उसकी शादी नहीं करवानी तुम्हें। अब तुम्हारी संवारने की उम्र गई, अब अपनी बहू को लाने की तैयारी करो तुम। हाँ चंपा, करवानी तो है, मगर अच्छी लड़की ढूंढना इतना आसान थोड़ी है। अरे आजकल की लड़कियां कितना बिगड़ रही हैं। अरे वो सरला की बहू को देखो, शाम होते ही छोटे कपड़े पहनकर अपने पति के साथ क्लब जाने के लिए निकल जाती है। ये तो सही है। वैसे तुम ये अपने बालों में लगा क्या रही हो? अरे ये नारियल का तेल है जो मैंने घर पर ही बनाया है चंपा। मेरे लंबे बालों का यही तो राज है कि मैं कभी भी बाहर का कुछ खरीद कर नहीं लगाती बालों में। अरे बाहर की चीजों में जाने लोग क्या क्या मिला देते हैं। सही कहा तूने सुमन। वैसे मैं सोच रही थी कि क्या होगा अगर तेरी बहू के बाल भी तेरे जितने ही लंबे निकले तो। क्या? भला ये कैसे मुमकिन है? अरे आजकल की लड़कियों को तो छोटे छोटे बाल रखना पसंद होता है, और वैसे भी इस गांव में तो ऐसा कोई नहीं जिसके मेरे जितने लंबे बाल हो। मेरे बाल सबसे अनोखे हैं। लेकिन तभी रोहन घर आ जाता है, वो भी एक लड़की के साथ। और कमाल की बात तो ये थी कि उस लड़की के भी बाल सुमन जितने ही लंबे थे। माँ, देखो कौन घर आया है, तुम्हारी होने वाली बहू प्रीति। रोहन की बात सुनकर तो सुमन और चंपा दोनों दंग रह जाती हैं। क्या? ये तू क्या कह रहा है रोहन? होने वाली बहू? अरे है कौन ये लड़की? माँ, कहा तो ये प्रीति है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये सब सुनकर चंपा वहां से चुपचाप चली जाती है, और सुमन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये उसका बहुत बड़ा अपमान था। अरे भला ये अचानक कहाँ से आ गई? पहले तो तूने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ माँ, मगर अब तो बता रहा हूं ना, और इसमें परेशानी ही क्या है? प्रीति अच्छे घर से है और पढ़ी लिखी भी है। आपको भला और क्या चाहिए? मुझे वो बहुत पसंद है और मैं शादी उसी से करूंगा, वो भी इसी महीने। सुमन को प्रीति जरा भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे रोहन की शादी प्रीति से करवानी ही पड़ती है, क्योंकि रोहन ने भी जिद पकड़ ली थी। कुछ इस तरह सुमन के घर प्रीति बहू बनकर आ जाती है। शादी के कुछ दिन बाद जब रोहन ऑफिस चला जाता है, तब सुमन प्रीति को आवाज लगाती है, प्रीति, ओ प्रीति, जरा एक कप चाय लाकर तो पिलाना। सुमन प्रीति को बहुत आवाज लगाती है, लेकिन प्रीति तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे भगवान, आखिर ये लड़की कर क्या रही है? सुमन उठकर प्रीति के कमरे में जाती है तो देखती है कि प्रीति ने अपने कान में ईयरफोन्स लगा रखे थे और वो गाने सुनते सुनते अपने बालों की तेल से मालिश कर रही थी। प्रीति, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ, तुम सुनती क्यों नहीं? अपनी सास को अपने सामने देखकर प्रीति अपने कान से ईयरफोन्स हटा देती है और कहती है, अरे माँ जी माफ करिएगा, मैंने सुना नहीं। आप मुझे बुला रही थी क्या? हाँ, वो भी बहुत देर से। अरे कब तक अपने ये बाल संवारती रहेगी? मुझे सुबह से एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई है। अरे माँ जी, मगर अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, मैं कैसे रसोई में जाकर चाय बना सकती हूँ? क्या, नहाई भी नहीं? मगर क्यों? अरे वो पहले मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ, फिर धोती हूँ, फिर इसमें कंडीशनर लगाती हूँ, इसीलिए वक्त लग जाता है ना। ये सब करके भी क्या फायदा? अरे ये सब बिना किए ही मेरे बाल तुझसे ज्यादा घने, सुंदर और लंबे हैं। तेरे बाल तो नकली लगते हैं, नकली, क्योंकि तू इनमें नकली चीजें लगाती है। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर प्रीति को गुस्सा आ जाता है। क्या, आपको मेरे बाल नकली लगते हैं? अरे कुछ भी मत बोलिए माँ जी, मैं सब जानती हूँ। आप तो बस मुझसे जलती हैं क्योंकि मेरे लंबे बाल आपके बालों से ज्यादा अच्छे हैं, और आप चाहती हैं कि मैं इनका ख्याल न रखूं और आपके काम करूं, और फिर मेरे बाल खराब हो जाए और झड़ जाए। मैं भला तुझसे क्यों जलने लगी? इतना कहकर सुमन अपनी चोटी खोल लेती है और प्रीति से कहती है, ये देख, तुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है मेरे बाल। देखते ही देखते सास बहू दोनों लड़ने लग जाती हैं कि किसके बाल ज्यादा लंबे और सुंदर हैं। थोड़ी देर में दोनों लड़ लड़ कर थक जाती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। लेकिन प्रीति को बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे ये देखा नहीं जा रहा था कि कोई उसके बालों की बुराई करे, वो भी उसके सामने। इसीलिए वो अपनी सास से बदला लेने का ठान लेती है। रात होते ही जब सब सो जाते हैं, प्रीति दबे पांव अपनी सास के कमरे में घुस जाती है। वो एक च्युइंगम चबा रही थी। अब बताती हूँ इन्हें, बहुत घमंड था ना अपने लंबे बालों का, अब ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। इतना कहकर प्रीति अपने मुंह से च्युइंगम निकाल लेती है और उसे अपनी सास के बालों में चिपका देती है। अब आएगा ना मजा। इतना बोलकर प्रीति कमरे से बाहर निकल जाती है। फिर क्या था, अगली सुबह पूरे घर में हड़कंप मचा हुआ था। जैसे ही प्रीति की नींद खुलती है, वो देखती है कि उसकी सास जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसे बुला रही थी। अरे क्या हुआ माँ जी, अब चिल्ला क्यों रही हैं?
मैं जानती हूँ प्रीति, ये सब तेरा किया धरा है। तू क्या चाहती है कि मेरे सारे बाल बर्बाद हो जाए, इसीलिए तूने मेरे बालों में च्युइंगम चिपका दी ना। रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सुमन पास में ही रखी एक कैंची उठा लेती है और प्रीति के पीछे गुस्से में भागने लगती है। अपनी सास का ये रूप देखकर प्रीति भी डर जाती है और घर में इधर उधर भागने लगती है। अरे अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे, ये कैंची छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे बाल बर्बाद किए ना, मैं तेरे बाल बर्बाद करूंगी, सारे के सारे बाल कुतर दूंगी। रुक जा, इधर आ। बचाओ बचाओ, रोहन, ससुर जी। प्रीति और सुमन के चिल्लाने की आवाज सुनकर रोहन और उसके पिता हरीश भी वहां आ जाते हैं। अरे सुमन, ये तुम क्या कर रही हो? बहू के पीछे ये कैंची लेकर क्यों भाग रही हो? आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। इस प्रीति ने मेरे बालों में च्युइंगम लगाई ताकि मेरे सारे बाल काटने पड़ जाए। अब मैं इसके बाल काट डालूंगी। ये सुनकर रोहन और हरीश हैरान रह जाते हैं। क्या क्या तुमने सच में ऐसा किया प्रीति? ना ना नहीं रोहन, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मैंने कुछ नहीं किया। मैं कह रही हूँ ये इसी ने किया है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सुमन फिर से प्रीति की तरफ दौड़ती है, लेकिन रोहन अपनी माँ को रोक लेता है। माँ, मेरे साथ चलो, मैं आपको बहुत ही महंगे और अच्छे पार्लर में ले चलूंगा। वहां आपके बाल सही हो जाएंगे और इन्हें काटने की भी शायद जरूरत ना पड़े। ये सुनकर सुमन थोड़ा शांत हो जाती है, लेकिन प्रीति जलने लगती है। रोहन, क्या मैं भी चलूं? मुझे भी महंगे पार्लर में जाना है। नहीं, तुमने जो गलती की है तुम्हें उसका एहसास होना चाहिए प्रीति। चलिए माँ, हम चलते हैं। रोहन अपनी माँ को महंगे पार्लर ले जाता है और वहां से आने के बाद सुमन के बाल फिर से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अभी तक सुमन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो भी प्रीति से बदला लेकर ही रहेगी। इसीलिए वो प्रीति के तेल में कहीं से खुजली वाले जुएं लाकर मिला देती है। अब आएगा न मजा। सुमन के ऐसा करने के बाद जैसे ही प्रीति तेल लगाती है, उसे बहुत जोर से बालों में खुजली होने लगती है। इतनी खुजली क्यों हो रही है भला? जैसे ही प्रीति अपने बालों पर कंघी करती है, उसके बालों से जुएं गिरने लगती है। उन्हें देखकर तो प्रीति को चक्कर ही आने लगता है। हे भगवान, जुएं, वो भी मेरे प्यारे बालों में। नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं क्या करूंगी? तभी प्रीति के सामने सुमन आ जाती है। अब आया ना मजा, अब जाकर मेरा बदला पूरा हुआ है। ये सब सुनकर तो प्रीति की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। माँ जी, अब मैं समझ गई कि आपको कैसा महसूस हुआ होगा जब मैंने आपके बालों में च्युइंगम लगाई होगी। मेरी तरह शायद आपको भी अपने बालों से बहुत प्यार है, इसीलिए आपने ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मैं क्या करूंगी? इन जुओं की वजह से तो मेरे सारे बाल खराब हो जाएंगे। अचानक से अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमन पिघल जाती है। वो प्रीति से कहती है, क्या सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? हाँ माँ जी, मुझे है। मैं आपसे दिल से माफी मांग रही हूँ। ठीक है प्रीति, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं घर पर ही तुम्हें एक ऐसा शैम्पू बनाकर दूंगी कि तुम अपने बाल से जुएं आराम से निकाल सकोगी। क्या घर पर बनाएंगी? पर कैसे? अरे मैं तो बचपन से ही अपना तेल, शैम्पू ये सब घर पर ही बनाती हूँ, तभी तो मेरे बाल इतने अच्छे हैं। चलो तुम्हें भी सिखाऊंगी, और अब से हम दोनों एक दूसरे के बालों का ध्यान रखेंगे, ना कि उन्हें खराब करेंगे। हाँ माँ जी, मैं भी आपका साथ दूंगी। और हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे दोबारा वैसी गलती कभी नहीं होगी। इतना कहकर प्रीति अपनी सास के पैर छू लेती है। और फिर क्या था, दोनों सास बहू प्यार से रहने लगती हैं और एक दूसरे के लंबे बालों का ध्यान रखने लगती हैं। Please subscribe this channel.